अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मैशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान के जो 4 बड़े खर्चे हैं उसमें चौथा जो खर्चा है वो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है। यानी कि ये जो माली साल ख़त्म होने जा रहा है, इस माली साल में हमने 886 अरब रुपए जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन की मद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मुख्तस किए। और अगले माली साल यानी कि जो 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, ये रकम बढ़कर 1000 अरब रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। एक बहुत बड़ा इशू है और शहबाज जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, पेशेंस कमेटी भी बनी, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स भी लिए गए, कुछ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कोशिश भी की कि ये जो बर्डन है सरकारी मुलाजमीन का पेंशन का वो कम किया जाए। ये जो गवर्नमेंट है वो भी एक कोशिश कर रही है। कुछ जो तजावीज़ थी अब उन पर अमल दरामद करने का फैसला किया गया। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर आप मईशत की बात करें, उसमें ये जो पेंशन है सरकारी मुलाजमीन की, ये कितना बड़ा इशू है और कितना ये बर्डन है जो आपके नेशनल एक्सचेकर के ऊपर। कामरान, ये एक बहुत ही एक संजीदा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पेंशन है वो बजट से दी जाती रही है, उसका इंक्रीज भी और जो उसकी फाइनेंसिंग भी हर साल होती है, जिसकी वजह से अब एक बहुत बड़ा एक ड्रेन हो रहा है एक पब्लिक रिसोर्सेज के ऊपर। दुनिया भर में मुख्तलिफ इसके तरीके हैं पेंशन देने के, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन होती हैं कि जो एम्प्लॉई है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो एम्प्लॉयर है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर पेंशन फंड्स होते हैं जिसमें ये कॉन्ट्रीब्यूशन चली जाती हैं, उससे इन्वेस्टमेंट होती है, तो वहाँ से पेंशन की फंडिंग होती रहती है। पाकिस्तान में बड़ा ही एक लैक्स किस्म का पेंशन का निज़ाम है, जहाँ पे तमाम जो पेंशन है वो बजट से दी जा रही हैं और बड़ी ही एक इनकी एक कह सकते हैं कि इस किस्म के पेंशन का सिस्टम है जहाँ पे जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसा आपने सही कहा कि बहुत सारी हुकूमतों ने इस पर कमेटियाँ भी बनाई, कोई भी हुकूमत अभी तक इंक्लूडिंग दी PML एंड गवर्नमेंट इसको किसी नतीजे की तरफ नहीं लेके जा सके। इस साल जो सबसे बड़ा खर्चा बजट के ऊपर तकरीबन 52% कर्ज़ों के ऊपर जो सूद की अदायगी है उस पर जाएगा। उसके अलावा दिफा के ऊपर तकरीबन 1/4, कभी 5वां हिस्सा, कभी 4था हिस्सा बजट का वो जाता है। तीसरा हिस्सा आपका होता है आपका जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इस साल अब 1150 अरब है, और उससे थोड़ा ही कम जो 5वां जो आपका चौथा खर्चा है वो पेंशन का 1014 अरब रखा है। बट इस साल भी जो बजट रखा गया था पेंशन से, उससे कोई 85 अरब रुपया, ओरिजिनल बजट 801 था, 886 अरब अब हो गया है, 85 अरब रुपया ज़्यादा खर्च हुआ है। लेकिन जो PSDP रखा गया था 950 अरब का, वो कम होकर 700 अरब के आसपास रहेगा। तो इसी साल लग ऐसे रहा है कि जो पेंशन है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा बन जाएगा। और पेंशन की अगर आप बात करें, आपको पता ना कि हमारे यहाँ एक जो तासुर है कि लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं। वो कहते हैं सरकारी नौकरी में आम तौर पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग काम नहीं करते, कि एक चीज़ तो होता है कि आपको पेंशन ना सिर्फ आपको मिलती रहेगी, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपका इंतकाल हो गया तो आपकी अगर बेबा है या स्पाउस है उसको मिलेगी। फिर उसके बाद भी अगर आपके कोई अनमैरिड चिल्ड्रन हैं, तो मतलब ऐसे भी केसेस होंगे कि शायद जो 100 साल से लोग जो है ना सरकारी खजाने से पेंशन ले रहे हैं। और आई थिंक इस चीज़ को एक डिस्करेज करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली एक अटेम्प्ट जरूर हुई है, अभी तक कामयाब नहीं हुई। पेंशन में 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की आर्मी है, आर्म फोर्सेज हैं। उनका तकरीबन जो 2/3 होता है पेंशन का बजट उनका होता है, जितना भी बजट की एलोकेशन। जो 886 अरब रुपए ये माली साल है उसमें से 647 अरब रुपए जो है सरकारी जो आर्म फोर्सेज का है, और बाकी जो है वो सिविलियंस का है। तो सिविलियन साइड को रिप्रेजेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, असल वाली एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फेडरल गवर्नमेंट की, और मिलिट्री साइड को GHQ के इसका पूरा विंग है, वहाँ पे जो ओवरऑल के बजट के मामला को देखता है वो देख रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि पेंशन को रैशनलाइज किया जाए, इसके जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसको ठीक किया जाए, और जो आने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं, सिविलियंस हैं, मिलिट्री के हैं, उनकी जो पेंशन के जो तरीक़ाकार है उसको बेहतर किया जाए। इसी हफ्ते इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में एक समरी पेश हुई, वो समरी पास नहीं हो सकी कंप्लीट। उसके 3 बड़े कंपोनेंट्स थे। सबसे बड़ा कंपोनेंट ये था कि जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं उनको रैशनलाइज किया जाए। दूसरा उसका कंपोनेंट ये था कि एक कॉन्ट्रीब्यूटरी जो पेंशन स्कीम है वो शुरू की जाए, और तीसरा कंपोनेंट था कि एक पेंशन फंड बनाया जाए। इस पे जो सबसे बड़ा एतराज़ कुछ ECC के मेंबरान की तरफ से ये आया कि ये काम वजारत ख़जाना का नहीं है कि वो पेंशन के जो एग्जिस्टिंग पेंशन है ये उसको कोई तब्दीली उसके अंदर ला सके। क्यों? उनका ये जो है अंडर दी जो आपके सिविल सर्विस जो एक्ट है, सिविल सर्वेंट्स एक्ट जो है, गालिबन सिविल सर्विस एक्ट उसका नाम है 1973 वाला, उसमें ये सारा तरीका डिफाइंड है। तो आप ECC की समरी से या वफाकी काबीना की समरी से इसकी मंजूरी नहीं ले सकते, चूँकि जो इसमें इस केस में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो स्टेट के एम्प्लॉइज़ होते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको हायर करते हैं, और
कहा ये जाता है कि 1998 में प्रेसिडेंट ने अपनी ये जो अथॉरिटी थी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डेलीगेट कर दी थी। तो जब ये समरी ईसीसी में आई तो वो प्रोसेस गालबन फॉलो नहीं हुई, तो लीगल चैलेंजेस की वजह से समरी का अप्रूवल जो पॉइंट 1 था एग्जिस्टिंग वाला वो रुक गया। आगे दो चीजें अच्छा, जो पॉइंट 1 बेशक रुक भी गया, मुझे इस बात पे हैरानी होती है, जैसे मैंने कहा कि पे एंड पेंशन कमेटीज भी बनती रही और ऑब्वियसली जब भी बनती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जो पे एंड पेंशन कमेटी में भी लोग होते हैं ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको तमाम हर रूल्स का पता होता है। ये एक अजीब बात है कि जब फैसले का वक्त आता है तो तब हमें अंदाजा होता है कि नहीं नहीं ये रास्ता नहीं था, वो रास्ता इख्तियार करना है। तो ये क्या डिलिबरेटली किया जाता है या एक इनकॉम्पिटेंस है? अब पता नहीं इसको क्या नाम दिया जाए, लेकिन आप इसको ये कम से कम कह सकते हैं कल के बजट को हमने बाबूज का बजट किया तो ये समरीज भी बाबूज ही बनाते हैं, तो उन्हीं की तरफ से इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है क्योंकि वो भी मुतासर हो सकते हैं। इतना उन्होंने नहीं किया होगा, इतना इन पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता, बट बहरहाल जो स्कीम वहां पे लाई गई थी वो एक कंप्रोमाइज स्कीम थी। उसके ऊपर भी बात करते क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस हुए और जो स्कीम अब तय हुई, अभी अप्रूव तो नहीं हुई, उसका कोई ज्यादा हुकूमत को फायदा नहीं होगा क्योंकि बहुत ही एक कंप्रोमाइज किस्म की स्कीम तय हुई है। और जो मैंने चेक किया है, अगर वो पास हो भी जाती या हो जाएगी जब भी होगी, तो एग्जिस्टिंग पेंशनर की जो एनुअल सेविंग उससे निकलेगी वो सिर्फ 4 अरब रुपया होगी। तो कुछ भी नहीं है। जो अगले साल का बजट है उसका 0.4% है, जो पेंशन का बजट का 0.4% की सेविंग है। तो ये जो इसके अंदर था कि अब जो दूसरे जो प्रपोजल थे कि एक पेंशन फंड बना दिया जाए, वो पेंशन फंड कैसे बनेगा? जो सेविंग आएगी पेंशन की स्कीम की इंप्लीमेंटेशन से वो पेंशन फंड में डाल दी जाएगी। एक जो चीज अप्रूव हुई इन प्रिंसिपल वो ये है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है कि अब जो नया एम्प्लॉय आएगा वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, चाहे सिविलियन है या मिलिट्री है, उसकी जो ईसीसी ने मंजूरी दी है, जो सिविलियंस के लिए ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है इसका इतलाक हो जाएगा 1 जुलाई से, मतलब कि मंडे से, लेकिन मिलिट्री के लिए इसका जो इतलाक होगा वो 1 जुलाई 2025 से होगा, उसके ऊपर फौरी इतलाक उसका नहीं होगा। एक तो ये चीज। अब बात करते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइजेस कहाँ पे जो स्ट्राइक हुए हैं। 3-4 बड़ी चीजें कामरान इसके अंदर जो वो गवर्नमेंट करना चाह रही थी। अभी तो जो पेंशन इनको दी जाती है वो ये है कि लास्ट जो ड्रॉन सैलरी है जो उसके एक लेवल के ऊपर वो पेंशन तय होती है। तो उसमें प्रपोजल ओरिजिनल ये था कि इसको 3 साल की एवरेज पे कर दिया जाए। इस पे मिलिट्री का एतराज था, तो फिर कंसेंसस ये तय पाया कि इसको 3 साल की एवरेज की बजाय 2 साल की एवरेज के ऊपर ले जाया जाए। फिर भी मौजूदा से बेहतर है, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि जो पेंशनर है उसका अपना एक आर्गूमेंट है कि मैं जब एक सर्विंग होता हूँ एम्प्लॉय तो मेरे खर्चे जो मैंने सेट किए होते हैं अपनी आमदन के मुताबिक, तो जैसे मैं रिटायर होता हूँ मेरे खर्चे तो कम नहीं होते, बट मेरी पेंशन जो मैं होम टेक सैलरी है, चाहे वो पेंशन की सूरत में या तनख्वाह की सूरत में, वो कम हो जाती है। तो ये अब उसको 3 साल के बजाय 2 साल के ऊपर इनका कंसेंसस हुआ। लेकिन उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आप ज़ाहिर आपको रोज दफ्तर तो नहीं आना होता, जो आपको पेंशन मिलती है, हैंडसम अमाउंट मिलती है, तो उससे तो आपको कारोबार भी कर सकते हैं ना, वो अखराजात आप वहां से भी पूरे कर सकते हैं। तो आपका ख्याल है ये मतलब तो नहीं है कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं और आपको उतने ही पैसे मिलते रहे जैसे आप स्टिल वो काम कर रहे हैं, तो आपका ख्याल है दफ्तर आते हैं तो जेब से खर्च करते होंगे। ऑलमोस्ट सबके बारे में तो ये बात नहीं कही जा सकती। मेजॉरिटी ऑफ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो सिविल सर्वेंट्स की, उनके तो सारे खर्चे सरकार आर्गुमेंट इवन के गाड़ी का कामरान वो नहीं है कि आप ठीक है, बट वो इसलिए लेकिन वो चीज तय होगी। बट गाड़ी का ये अलाउंस भी लेते हैं मंथली, ग्रेड 20, 21 और 22 के ऑफिसर्स, और उन्होंने घरों में गाड़ियां भी रखी हुई हैं। और कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनके घरों में गाड़ियां खड़ी हुई, खासतौर पर जो FBR की। कामरान आपको याद होगा हमने कुछ अर्से पहले स्टोरी की थी कि किस तरह जो वर्ल्ड बैंक के कर्जे का जो पैसा है उसे FBR में गाड़ियां खरीदने की एक अटेम्प्ट हुई थी, हमने खबर की वो रुक गया, लेकिन फिर उसका अप्रूवल ले लिया। अगर वो गाड़ियां खरीदी गई थी टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए। और ये मेरी हुकाम से ये अपील भी है हुकूमत से, जरा चेक तो करें वो जो गाड़ियां अलॉट हुई थी टैक्स बेस ब्रॉडनिंग करी, किस किस के घर पे खड़ी हुई हैं और कहां खड़ी हुई हैं। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो मेरे से ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा। मतलब FBR ने ये समझा कि मोटरवे पे कोई टैक्स चोर भाग रहा है ताकि गाड़ी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए की गाड़ियां, ठीक है। तो वो जो कभी गाड़ियां आने थे, हमने ये करना है वो करना है, वो गाड़ियां अब लोगों के घरों में इस्तेमाल हो रही है, ऑफिसर्स के घरों में। ग्रेड 20, 21, 22 तमाम उसके बेनिफिट ले रहे हैं। मैं ओपनली कह रहा हूं, ग्रेड 20, 21 और 22 के जो FBR के ऑफिसर्स हैं उन गाड़ियों का फायदा उठा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि इसमें फर्दर आप बताएंगे रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको पता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, इंसेंटिव्स दें आप,
अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अच्छे पैसे दें, ये पेंशन वाले चक्रों से निकलें, क्योंकि ठीक है कोई इंसेंटिव सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे तो विच इज अ गुड वे। अच्छा, दूसरा जो अर्ली रिटायर, एक और जो इसके अंदर था कि 25 साल के बाद जो सिविल सर्वेंट्स है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। आर्मी का निज़ाम वैसे डिफरेंट है, उनका जो रैंकिंग और उसके हायरार्की के हिसाब से है। तो सिविलियंस के लिए अब इन्होंने ये प्रपोजल ये है जो अभी मंजूर होना है कि अगर 25 साल के बाद सर्विस के बाद कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे उस पर एक पेनल्टी होगी 3% पर एनम, ठीक है। और इसका मकसद है कि लोगों को डिस्करेज करना है कि वो रिटायरमेंट लें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट हुई होती है। तो उसको मैक्सिमम कैप कर दे कि जो मैक्सिमम रिडक्शन इन द पेनल्टी होगी वो 20% होगी मैक्सिमम, बट वो 3% पर एनम पे वो करेंगे, विच अगेन इज अ गुड थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का एक राइट है। मिलिट्री के चूंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें, तो वो उनका निज़ाम पहले ही सेपरेट है इससे। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये थी कि जो फ्यूचर की जो पेंशन है उसका एक फार्मूला तय हो रहा है कि नेट जो आपके होंगी, जो आपके बेनिफिट्स, उसका कैसे कैलकुलेट होगा। वो 70% जो पेंशन होगी, जो आज वो अगर एम्प्लॉय रिटायर हो तो उसकी 70% पेंशन फ्यूचर में उसके मुताबिक उसको इंक्रीजेस मिलेंगे। एक इसके अंदर ये था कि जो आपने सालाना इजाफा देना है पेंशन के अंदर, जो पिछले 2 साल इनका ये था कि 3 साल की जो ओरिजिनल प्रपोजल था कि जो 3 साल की एवरेज है महंगाई की, एवरेज का 80% लेके उसके ऊपर इंक्रीज दे दिया जाए 1% या जितना भी। मिलिट्री का ये ख्याल था कि 3 साल की जब आप एवरेज लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको करंट पे रखें कि जो भी करंट इन्फ्लेशन रेट है उसके मुताबिक आपको पेंशन में सालाना इजाफा मिलना चाहिए। बट जो कंसेंसस इनका जो है वो इसी पे हुआ है कि गालबन ये 2 साल की एवरेज लेके उसके हवाले से करेंगे, लेकिन इसके ऊपर अभी फाइनल चीज़ नहीं है, ये ओपन है। फैमिली पेंशन का जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम बात कर रहे थे, अभी तो अनलिमिटेड है ना, तो ओरिजिनल प्रपोजल ये था कि 3rd टियर तक पेंशन को महदूद कर दिया जाए फैमिली के अंदर, और 10 साल मतलब अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो स्पाउस है मेल या फीमेल उनको पेंशन मिलती रहेगी, और स्पाउस की डेथ के बाद 10 साल तक जो है उसको जो भी एलिजिबल है वो, लेकिन वो 3rd ईयर तक उन्होंने कर दिया था। अब इस पे कंसेंसस नहीं हो पा रहा था, तो अब ये तय पाया है कि इसकी जो होगी फैमिली पेंशन वो 3rd ईयर की बजाय 10 साल तक होगी, उसमें वो करेंगे, पेंशन ले सकते हैं। बट ओरिजिनल इसका जो डिफरेंट था, अब एक्चुअल जो तय पाया है वो स्लाइटली डिफरेंट है, बट अभी भी 10 साल तक वो स्पाउस की डेथ के बाद पेंशन ली जा सकती है, जो अभी एग्रीमेंट इनका तय पाया है दोनों साइड से। जो एक बहुत बड़ा जो कम्यूटेशन वाला इशू है कि कैलकुलेशन जब ये पेंशन वगैरह होती है, अभी 35 और उसका 65 का फार्मूला फीसद का, तो प्रपोजल ये था कि 35% कम्यूटेशन देने के लिए इसको 25% कर दिया, जो होम टेक को पैसे लेके जाते हैं फिर रिटायरमेंट, उसमें कमी आ जाती। बट उसमें जो मिलिट्री का ये ख्याल था कि इसको 25 ना करें, इसको 30% कर लें 35 की बजाय। जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है हमारी, जो सिविल साइड को रिप्रेजेंट करती है, उनका ख्याल था कि ये 35% ही रहनी चाहिए, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ से इनको जो अपफ्रंट कुछ सेविंग होनी थी वो नहीं हो रही, तो क्योंकि उसके ऊपर ये अनचेंज है। 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये हिट करती हैं दोनों साइड्स पे जाके, मिलिट्री को भी और सिविलियन को भी, कि एक अब बंदा रिटायर हो जाता है वो री एम्प्लॉय हो जाता है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। तो प्रपोजल ये था कि जब वो री एम्प्लॉय हो जाएगा तो या वो तनख्वाह लेगा या वो पेंशन लेगा। तो अब ये इसके ऊपर इतफाक नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता है मिलिट्री के अंदर तो बड़ी अर्ली एज में रिटायरमेंट्स हो जाती हैं। तय अब ये पाया है, जिसकी मंजूरी होना बाकी है, कि री एम्प्लॉयमेंट या जो तनख्वाह या पेंशन, ये क्लॉज एप्लीकेबल होगी 60 साल की उम्र के बाद। तो जब बंदा 60 साल का हो जाएगा तो फिर वो दोनों में से कोई एक ही चीज ले सकता है, अगर वो काम भी कर रहा है। हमारे यहाँ आपको पता है कुछ ऐसी नौकरियां रिटायरमेंट के बाद जिसमें लाखों रुपए, 25 लाख 30 लाख रुपए तनख्वाह होती है, तो पेंशन तो बहुत कम होती है। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो पेंशन को क्यों ऑप्ट करेंगे, वो तो उस सैलरी को ही ऑप्ट। अच्छा, इसमें एक और ये था कि जो मल्टीपल पेंशन्स थी, एक से ज्यादा पेंशन भी लोगों को मिल रही है डोमेस्टिक इनकम के सोर्सेज से, तो उसमें यह था कि दोनों में से कोई एक पेंशन वो रिटेन कर सका है। तो ये भी तय नहीं पाया, फिर इस पर इतफाक नहीं हुआ नाज़रीन। तय इस पर हतमी तौर पर फाइनली ये हुआ है कि जो मल्टीपल पेंशन्स हैं वो बेवा तक मिलती रहेंगी। बेवा की जो है या जो भी स्पाउस है उनकी डेथ के बाद फिर जो मल्टीपल पेंशन का सिलसिला हो जाएगा, उसके बाद फिर जो अगले 10 साल होंगे उसमें सिर्फ एक पेंशन जो है वो मिलेगी। तो ये इसके अंदर नाज़रीन कुछ मेजर चीज़ें थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है उसका भी इसके ऊपर इतफाक नहीं था। उनका ये ख्याल था कि बजाय ये आपने ये वाली भी इवन के जो आपने कुछ करेक्शंस करनी है, जो बेनिफिट्स को कम करना है, इसको करने की बजाय जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 साल से बढ़ाकर 62 साल किया जाए, उस पर इतफाक नहीं हुआ। बहरहाल जिस शेप में ये अब पेंशन स्कीम तैयार हुई है, अगर इंप्लीमेंट हो भी जाती है
कोई मेजर बेनिफिट हुकूमत को यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कैसे एक तरफ तो अवाम के ऊपर टैक्सों की भरमार कर दी गई और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो अशराफिया है उनके अखराजात में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बरतानिया जब इस खित्ते में राज कर रहा था तो जो उनके आखिरी वासराय थे लॉर्ड माउंट बैटन, जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए तो ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। तो जो उनकी अहलिया थी लेडी माउंट बैटन, तो उन्होंने देखा कि दिल्ली में जो उनका वहाँ पर घर था 5000 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ थे और उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज़ थे जिनका किसी का काम था कि सिर्फ बाग से फूल तोड़ने हैं। तो उनको एहसास हुआ कि ये इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने स्किल और हुनर सिखाने पर भी लगाया। अब जहाँ तक बात कर रहे हैं बरतानिया की, उन्होंने तो यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, उनके यहाँ पर रिसोर्सेज भी नहीं थे, वो ऑक्यूपायर्स थे, लेकिन उन तक को भी ये थोड़ा सा ख्याल आया कि ये थोड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें, अब जो हमारे यहाँ जो सदर का ओहदा है वो वैसे ही एक सेरेमोनियल है और एक तरफ पाकिस्तान की मुश्किल मुआशी सूरत हाल और दूसरी तरफ इस बजट में जो सदर हाउस का बजट है उसमें 63% इंक्रीज किया गया है। तो ये तो हम मेरे ख्याल में वही कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है। एहसास की बात है कामरान, एहसास नहीं है। मतलब जिस तरीके से हैवी टैक्सेशन कल हुई है और बड़ी दुख की बात है जिस तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया, स्ट्रॉन्ग जो लोग थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनको प्रोटेक्ट किया गया और आवाम का बिल्कुल टैक्सेस की भरमार करके उनका बुरा हाल कर दिया गया। अभी तो पता चलेगा जब लोग ये सारी फेज से गुजरेंगे। अभी तो सिर्फ किताबों की चीज़ें हैं ना, जो लॉ है वो पास हो गया, तो जब इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी तो तब लोगों को एहसास होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। बहरहाल हुकूमत वक्त है, उनके पास इक़्तिदार है, उनके पास वोट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट है, तो वो बजट उन्होंने पास करवा लिया। कोई 18,900 अरब रुपए के करीब का जो नया बजट पास हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एक तो अमाउंट ऐसी थी जो इस बजट में भी शामिल थी। कोई एक साइड के ऊपर एक हर साल एक लाजमी अखराजात का बिल पास होता है नेशनल असम्बली से अगले माली साल के लिए। वो अगले माली साल का जो बजट है वो 34,600 अरब रुपए के करीब है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ये अराइज होता है क्योंकि हमारा तो ओवरऑल बजट ही कुछ 18-19,000 अरब रुपए का है, तो 19,000 का बजट है, तो ये 34,000 अरब रुपए का खर्चा ये कहाँ से आ गया? फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, जो कर्ज है, असल रकम जो हुकूमत कर्ज लेती है उसकी जो वापसी होती है वो बजट में वो रकम शामिल नहीं होती। तो पाकिस्तान का जो भी इस वक्त कर्जा है और उसमें से जितना कर्जा उसकी वापसी आ रही है, उसकी तारीखें अगले माली साल में, वो हुकूमत नया कर्जा लेके, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नया कर्जा लेके वापस करेगी, वो बजट में शामिल नहीं होता। ताहम जो सूद होता है उस कर्ज के ऊपर, वो जो सूद है वो बजट में शामिल होता है। अब ये जो 34,600 अरब है, इसमें तकरीबन 700 अरब रुपए से ज़्यादा जो पाकिस्तान के जो स्टेट ऑर्गन्स है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दी सेनेट, नेशनल असम्बली, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी मोतसिब, इस किस्म के जो अदारे हैं जो कि जिनके अखराजात लाजमी अखराजात आइन में डिक्लेयर हुए हैं और वफाकी हुकूमत या नेशनल असम्बली के पास भी इख्तियार नहीं होता इनके अखराजात पे कटौती करने का। जो इन्होंने मांग लिया वो इनको देना पड़ेगा। सो दिस इज दी सिचुएशन। तो 34,600 अरब रुपए का एक बिल मंजूर और हुआ जिसमें से 33,800 अरब रुपया जो है वो कर्जों से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ तो नहीं, वो भी अच्छी खासी रकम है, 9,975 अरब रुपया बजट में शामिल है। बाकी जो रकम है वो आउटसाइड द बजट तकरीबन 25,000 कर्जे की वापसी है। ये तो सारी वो कहानी है। इसमें 19,000 अरब जो है वो डोमेस्टिक कर्जा हुकूमत वापस करेगी नया कर्जा लेके, और को 5,000 अरब जो है वो हुकूमत जो है वो वापस करेगी इधर से लेके फॉरेन जो लोन्स है उनकी रिपेमेंट्स करेगी। अब जो आपने बात की इसकी हमारी अशराफिया की, आपने सबसे पहले बात की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। कामरान, जो प्रेसिडेंट साहब का जो खर्च है वो मतलब जो अभी नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान कुन है। इनका जो इस साल का बजट था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, ऐसे इसमें पब्लिक और पर्सनल दोनों इनके शामिल होते हैं। कोई तकरीबन 1.4 बिलियन रुपीस इनको मिला है इस साल, और अगले साल के लिए उन्होंने 2.2 अरब रुपए का बजट मांगा है प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उनके तमाम जो एम्प्लॉइज हैं सबके अखराजात के लिए। इस साल से कुछ तकरीबन 2/3 आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट
ज़्यादा है, ठीक है। और ये अगर एब्सोल्यूट बात करें तो 90 करोड़ या 88 करोड़ रुपया इस साल से भी ज़्यादा है। तो ये अगर हेड ऑफ द स्टेट की ये सूरत हाल है, ठीक है, आईनी तौर पर वो जितना भी पैसा मांगेंगे, वो यहाँ पे अगर 50 अरब भी मांगते तो हुकूमत देने की मजाज थी। नेशनल असम्बली भी उसको वीटो नहीं कर सकती। तो ये फिर हेड ऑफ स्टेट के ऊपर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने अखराजात को मैनेज करें। 63%, और ये तो सिर्फ पिछले इस साल के मुकाबले में। और मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा कि थोड़ी रेडिकल बात होती है। हमारे आइन के मुताबिक आपको पार्लिमानी निज़ाम है, वज़ीर आज़म के पास असल ताकत है, सदर के पास उस तरह से कोई इख्तियार नहीं है। इस बारे में माजी में भी बात होती रही है कि क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है खर्चों की कम करने की, क्या सदर के ऑफिस की ज़रूरत है, क्या गवर्नर्स की ज़रूरत है। इजीली वो जो रोल है, कहते हैं कि सदर अगर आपको कुछ ड्यूटीज होती हैं जो निभानी पड़ती हैं, वो जो चेयरमैन सेनेट होता है वो एडिशनल हेड ऑफ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा सकता है। हेड ऑफ स्टेट की अहमियत तो है ना। आपने जो देखें, इवन कि अभी जो हम बात कर रहे थे, जो एम्प्लॉइज हैं वो हायर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, इवन कि जो आप कर्जा भी लेते हो ना नया, वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कर्जा लेते हैं। उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा सकता है। मेरा कहने का मकसद है, अगर तो पाकिस्तान को स्कैंडिनेवियन कंट्री होता, हमारे पास इतने रिसोर्स होते जितने स्कैंडिनेवियन कंट्री आपको टैक्स के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से पाकिस्तान स्कैंडिनेवियन कंट्री हो चुका है। जो मीम्स भी बन रही हैं कि यहाँ पर जो टैक्स है स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हालात है, जो सर्विसेज मिलती हैं, वो सोमालिया और कीनिया वाली मिलती हैं। कीनिया में तो खैर बड़े, कीनिया में तो आपको पता है फाइनेंस बिल के ऊपर वहां पर भी बड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं और दर्जनों अफराद वहां पर मारे भी गए और पार्लियामेंट पर भी अटैक हुआ। लेकिन हम बड़ी पुरअमन कौम है, इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह की कोई हरकत तो नहीं करेंगे। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर हमारा एहतजाज भरपूर जारी रहेगा। तो अच्छा, इसमें ये जो चीज है कि प्रॉब्लम अब इसमें ये नहीं है, क्या ये वो अखराजात ऐसे हैं कि जिनको अवॉइड किया जा सकता था? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, प्राइम मिनिस्टर भी आकर टीवी पर लेक्चर देते हैं कि नहीं हम अपने अखराजात कम करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि नहीं हम उस तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज फिर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? नहीं जा रहे, इनकी सोच ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते। वो वजीर खजाना जिन्होंने अवाम के ऊपर टैक्सों की भरमार कर दी, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा दिया, टैक्स देने पे जुर्माना लगा दिया। ये वो कौम है, ये वो हुकूमत है जिसने टैक्स के ऊपर जुर्माना लगा दिया है। सरचार्ज जुर्माना होता है ना, सरचार्ज का मतलब तो यही होता है। तो अगर आपका 35% इनकम टैक्स आपने दिया है, तो इनकम टैक्स देने के ऊपर 10% जुर्माना देना पड़ेगा। उसी वजीर खजाना ने कौमी असम्बली और सेनेट के मुलाजमीन के लिए 3 तनख्वाहें एजाजिये में दे दी अपनी। उन्होंने बजट वाइड अप स्पीच में इसका खुद बाकायदा असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने अनाउंस किया। अब नेशनल असम्बली की अगर बजट की बात कर ले, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका जो इस साल का बजट था उसके मुकाबले में कामरान उनको भी इजाफा मिल रहा है 2.3 अरब रुपए का। और अगले साल सिर्फ नेशनल असम्बली का बजट होगा 7 अरब 30 करोड़ रुपया, जो कि इस साल के मुकाबले में 46% ज्यादा है। अगेन कंपल्सरी एक्सपेंस है, गवर्नमेंट काट नहीं सकती। फिर आ जाती है सेनेट। अब 104 का हाउस है वो। सेनेट का अगले साल का खर्चा 5 अरब 20 करोड़ रुपया, इस साल के मुकाबले में 58% ज्यादा। सेनेट, नेशनल असम्बली आप ले ले, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये क्या मतलब? अगर इन लोगों ने कटौतियां नहीं लेनी थी, फ्रीज नहीं लेना था, तो ये क्या मजाक हो रहा है कौम के साथ? फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके जो इंक्रीज है बजट में, चूंकि वो भी कंपल्सरी एक्सपेंस है, वो इन लाइन विद द इन्फ्लेशन है। एक इदारे को मिला है गलबन 21% इंक्रीज और दूसरे को 22%, तो 22% तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बजट इंक्रीज हुआ है। कामरान, इंसाफ का जो इंडेक्स होता है इंटरनेशनल, होपफुली उसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। हाँ, उसमें आनी चाहिए, लेकिन हमेशा नीचे ही होती है। हमारी रैंकिंग तो नीचे ही होती है। सिर्फ उधर तो चलो फिर उन्होंने 22% लिया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नाज़रीन 63% इजाफा ले लिया उन्होंने अपने बजट में। उनके हाउस का जो बजट है, प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, उनके जाती घर की नहीं। इसी तरीके से सेनेट का, कौमी असम्बली का हमने आपको सूरत हाल बता दी। और ये पैसा फाइनेंस कहाँ से होगा? लोगों के ऊपर टैक्स लगा के। और इसके बावजूद जो हालात थे, बहुत सारे सेक्टर्स को टैक्स की एग्जाम्पशंस भी दी गई। तो मेरा ख्याल है जिस किस्म का ये बजट पेश हुआ और जिस किस्म के ये अखराजात हुए हैं, हुकूमत के पास मॉरल अब जो राइट था कि वो लोगों के से कह सके कि आप बेल्ट टाइटनिंग करें, उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि हुकूमत ने खुद बेल्ट टाइटनिंग नहीं की। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के इंडस्ट्रियल पैकेज की। अब उसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं, डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बजट से पहले एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था जो
इंडस्ट्रियल सेक्टर है 200 अरब रुपए का, और उसमें जो बुनियादी फ़र्क था कि कम से कम अराउंड 11 रुपए पर यूनिट उनकी जो बिजली है उसमें कमी का उन्होंने टैरिफ में ऐलान किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है शहबाज कि ऑब्वियसली हर चीज़ जो है, आपने एक IMF का प्रोग्राम लेना है तो IMF हर चीज़ को माइक्रो मैनेज करती है। तो सुना है कि IMF इस जो इंडस्ट्री पैकेज दिया गया है उससे वो खुश नहीं है। देखिए कामरान, ये जब IMF की टीम पाकिस्तान में थी तो उससे ये पैकेज डिस्कस नहीं हुआ था, और वज़ीर आज़म ने अचानक एक दिन प्रेस रिलीज जारी कर दी कि 200 अरब रुपए से ज़ायद का एक इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज दिया गया, जिसमें 10 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट उनके टैरिफ में कमी कर दी गई है। तो चूँकि ये हुकूमत इंटरनली ये चीज़ तैयार कर रही थी, बजट में उन्होंने इसके लिए 120 अरब रुपया रखा था। इसका चूँकि इम्पैक्ट ज़्यादा है 200 से 220 अरब रुपए का, तो बाकी जो टैरिफ था उसके ऊपर भी अभी एक इशू चल रहा है। बट ये इवन के ये पैकेज इटसेल्फ था, इसके ऊपर IMF को इतराज़ ये था कि ये चीज़ हम जो है ये रिजेक्ट कर चुके हैं। जब आपको याद है कि फरवरी 2024 में के टेकर के गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर सेम पैकेज इसी किस्म का 19-20 तब्दीली के साथ ये पेश हुआ था, तो उसमें ये प्रपोजल ये था कि चूंकि जो इंडस्ट्री है ये क्रॉस सब्सिडाइज करती है रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को, तो इंडस्ट्रियलिस्ट का मौक़िफ़ ये था कि अब जितनी बिजली उनके लिए महंगी कर दी गई है वो अब बिल्कुल। लेकिन IMF का ये प्रिंसिपल स्टांस रहा नहीं कि ये क्रॉस सब्सिडीज खत्म होनी चाहिए, लेकिन उसकी उसकी जो फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, वो कहां से होगी ना। अगर 200 या 220 अरब रुपए की आप सब्सिडी खत्म कर रहे हैं तो या तो पूरी बजट में ले लो, अगर पूरी बजट में लोगे तो उसका इंपैक्ट जो है वो ओवरऑल अखराजात के ऊपर ज्यादा आएगा। तो इन्होंने बजट में लिया 120 अरब रुपया, बाकी जो था इन्होंने प्रपोज ये किया, कुछ तो ये चले जाएगा रेजिडेंशियल कंज्यूमर के ऊपर फिक्स चार्जेस लगा दिया इन्होंने 200 रुपए से लेके 1000 रुपया पर मंथ हर बिजली के बिल के ऊपर। पहले ही लोग जो है वो इतना बिल बुला रहे हैं जितने उनको बिजली के बिल्स आ रहे हैं, और ऊपर से 1 जुलाई से मंडे से, अगर अभी काबीना ने मंजूरी नहीं दी उसकी, 5 रुपये 74 पैसे एनुअल बेस टैरिफ में इंक्रीज आ रहा है, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ रही है वो 3.5 रुपये की 10 रुपया पर यूनिट, तो यहाँ से एक और इंक्रीज आ रहा है। तो ये उस ऊपर आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के ऊपर फिक्स चार्जेस डाल रहे हो, तो IMF को इसके ऊपर इतराज है। उन्होंने कहा जी एक तो आप हिडन सब्सिडी दे रहे हो इंडस्ट्रियलिस्ट को दोबारा, और दूसरा रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के ऊपर क्यों डाल रहे हो। मजे की बात यह इंडस्ट्री को भी इसके ऊपर इतराज है। इंडस्ट्री को इसके ऊपर ये इतराज है कि आपने ठीक है हमें 11 रुपए फी यूनिट यहाँ पे रिलीफ दे दी, इंडस्ट्री के ऊपर भी हुकूमत ने, नेपरा ने फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं, वो भी 2000 पर किलोवाट पर आवर है वो। अब उनकी इसमें इशू ये होता है कि अगर तो जो जितनी उनको सैंक्शन उनका लोड है बिजली का, फॉर एग्जांपल किसी के पास 1 मेगावाट है, और अगर तो बिजली वो पूरी कंज्यूम कर रहा है, जितना लोड उसके मुताबिक कंज्यूम कर रहा है, तो उसको फिक्स चार्ज उस तरीके से हिट नहीं करेंगे, उसका जो कंजम्पशन ज्यादा है तो वो उसमें कवर हो जाता है। लेकिन आजकल जो इंडस्ट्री के हालात हैं वो इतने बुरे हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन, वो इंडस्ट्री की भी वही सूरत हाल है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री को 30% कैपेसिटी पे चल रही है, कोई 40 पे चल रही है, तो अगर तो इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी से 50% कम पे चल रही है तो उसको फिक्स चार्जेस हिट करेंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट के बकौल अगर जो हुकूमत का टैरिफ है उसको इंक्रीज कर भी ले, उसके बाद भी उनका माहाना बिजली का बिल जो है वो करोड़ों रुपए में इजाफी आएगा। तो ना यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट खुश है, ना IMF खुश है, और अगेन इसके पीछे क्या है, इल प्रिपेयर्ड एक जो प्लान था गवर्नमेंट का और ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, बिफोर वी गो टू ब्रेक, IMF की बात हो रही है तो ये बजट अब ज़ाहिर कि अप्रूव हो गया है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स के फर्दर नेगोशिएशंस कब होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक और प्रोग्राम तो चाहिए, तो उस पर क्या इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल है। मसलन इस तरह ये उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, डू यू थिंक इट कुड बी अ डील ब्रेकर या इस पे कोई नेगोशिएट गवर्नमेंट मेरे ख्याल इस पे कोई ज़्यादा स्टांस नहीं लेगी। अगर थोड़ा बहुत उनका भी कन्विंस करने की कोशिश हो रही है, गवर्नमेंट ने कुछ नया डाटा भी IMF के साथ शेयर किया, तो गवर्नमेंट तो होपफुल है कि ये पैकेज थ्रू हो जाएगा, उसमें कुछ और चेंजेस एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर उसमें सब्सिडी इंक्रीज होती है तो फिर क्या होगा, अदरवाइज गवर्नमेंट के पास सिंपल यही है कि जब ECC में समरी जाएगी तो जो है उनकी रद्दोबदल कर देंगे प्राइसेस की, और नहीं करेंगे अप्रूव जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, क्योंकि इसके पीछे ECC की मंजूरी अभी नहीं है। IMF की डील कब होगी कब नहीं होगी इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में अभी भी जो बजट के नंबर्स भी हैं और ये जो चीज़ें आउटस्टैंडिंग है, खासतौर पर एक और भी इशू है, वो है कि जो इंडस्ट्री को सस्ती इंपोर्टेड गैस दी जाती है उसके ऊपर भी IMF का इतराज़ है। पेट्रोलियम डिवीजन का ये ख्याल है कि इसमें मजीद हम इजाफा फौरी तौर पर नहीं कर सकते। IMF कह रहा है या तो सस्ती गैस उनकी काटो या उसके रेट्स इतने बढ़ा दो कि इंडस्ट्री गैस लेने की बजाय वो बिजली के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो ये चीज़ें भी अभी आउटस्टैंडिंग है। तो लेट्स सी, बड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होगा अगर 30 या 31 जुलाई तक IMF की डील का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक जिक्र करेंगे कि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ, जो बढ़ती दहशतगर्दी है, एक
ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं अज़्म इस्तेहकाम। उसको लेकर के काफ़ी लैदे हुई, अपोजिशन की तरफ से तनकीद भी की गई और फिर वज़ीर जो दिफा है उनकी तरफ से भी एक बयान आया जिस पर काफ़ी रद्दअमल सामने आया PTI की तरफ से। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर इस साल भी देखें तो कम अज़ कम 400 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में अगर यही जो टाइम पीरियड रखें तो उससे कोई 80% जो हमले हैं वो ज़्यादा हुए हैं। और ये ऑब्वियसली एक बहुत कंसर्न वाली बात। और पिछले ही हफ्ते हमने देखा कि फिर जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी है उसमें सिविल और जो अस्करी क़यादत है वो उसका हिस्सा है। तो उन्होंने फैसला किया कि इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो शुरू किया जा रहा है। उसके बाद बहुत सी कन्फ्यूजन भी थी शहबाज उसमें कि क्या पाकिस्तान जिस तरह माजी में हमने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हो, राय रास्त हो, राय निजात हो, क्या उसी तरह का ऑपरेशन हो रहा है। ख़ास करके साबका जो कबायली इलाके थे वहाँ पर ये कंसर्न शो किया गया कि क्या बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोगों की डिस्प्लेसमेंट होगी। फिर अपोजिशन की जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, तहरीक इंसाफ है, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। तो फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये वजाहत जारी की गई विदिन 24 आवर्स कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है ये कोई नया फौजी ऑपरेशन नहीं है, इसमें बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, बल्कि ये जो ऑन गोइंग ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनको एक्सपेडाइट और इंटेंसिफाई करने की बात हो रही है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। फिर उसके बाद आपको पता है कि वज़ीर दिफा का भी एक स्टेटमेंट आया है, बट इट शोज़ के जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ इज़ फार फ्रॉम ओवर। देखिए कामरान, ये अगेन वंस आप इसको कह सकते हैं कि एक पोलिटिकली मिस हैंडल्ड इशू है। अगर जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये एक एलामिया जारी हुआ तो पहला एलामिया के उसको जारी करने के डिफेंस मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीडिया को बुलाते और ये सारे सवालात जो बाद में खड़े हुए हैं ये वहीं पे एड्रेस हो जाते। तो इनकी इस किस्म की जो पुअर हैंडलिंग ऑफ द अफेयर्स है वो समटाइम्स नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ बना देती है। अब ये खामखाई इसमें गवर्नमेंट भी डिफेंसिव पे गई, मिलिट्री को भी डिफेंसिव पे किया। अगर कोई नया ऑपरेशन लॉन्च नहीं हो रहा तो उसका इस तरह का ऐलान करने की क्या जरूरत थी। आपको याद होगा इसी किस्म की एक स्टेटमेंट जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर भी आई थी कि वो इस तरह का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। ऑपरेशन तो ऑलरेडी चल रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है जिसका ISP और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके वक्तन फ़ौक्तन वो आपको वहाँ से स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं। प्रॉबली दिस इज़ हाई टाइम कि एक इवन के जो गवर्नमेंट है इसमें कोई थोड़ी सी सीनियर किस्म के जो लोग हैं वो मामला को देखें, अदरवाइज उसके अंदर हर लिहाज से ये चीज़ खराब कर रही है। आई थिंक उसमें जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं भी ये चीज़ करने की कोशिश करता रहा जानने की कि असल में ये जो ऑपरेशन है किस नौयत का होगा। उसमें जो एक जो फैक्टर था, क्योंकि माजी में ऑपरेशंस हुए, आपको पता है कि जो साबका कबायली इलाके थे वो नो गो एरियाज थे, वहाँ पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका कंट्रोल था। तो वो कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान को एक ऑपरेशन लॉन्च करना था। आज जो तमाम साबका कबायली इलाके हैं वहाँ पर आज भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी मौजूदगी है और ख़ुद जो हुकूमत पाकिस्तान है वो ये कह रही है कि इस वक्त किसी भी पाकिस्तान के इलाके में उस तरीके से दहशतगर्दों का किसी एक इलाके के ऊपर कब्जा नहीं है। तो सवाल अगला फिर ये आता है कि क्या फिर इस ऑपरेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो जो असल, उस पर मैंने भी एक खबर की थी कि जो असल जो इसका हदफ है वो अक्रॉस द बॉर्डर जो पाकिस्तान समझता है, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर, ये जो अज़्म इस्तेहकाम है इसका असल टारगेट वो होगा। और शायद स्ट्रेटेजिक और डिफरेंट रीजंस की वजह से वो क्लियरली उसको कहा नहीं गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दिया और इस पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं किया कि पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकता है। उस पर भी अपोजिशन को एतराज़ था। तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। और उस इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट वाली बात के बाद दोबारा फिर हमने देखा कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए पहले वो सुनते हैं। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे एक बरादर मुल्क और हमसाये की सरजमीन जो है पाकिस्तान में खून रेजी के लिए, दहशतगर्दी के लिए और तबाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैंने उस
कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही कि अगर वहां पे दहशतगर्दी वहां से एक्सपोर्ट होती रही, वहां पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास, तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहां पे करेंगे। जी, ये वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अपने बयान पर कायम थे और ये क्लियरली एक इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान का जो अगला प्लान क्या हो सकता है। और हमने मार्च में भी देखा कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर अटैक्स किए थे। आप जब कंट्री किसी की बाउंड्री आप क्रॉस करते हो, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करते हो, तो आप उससे पहले कोई ऑपरेशन लॉन्च करने का इस तरीके से, मेरे ख्याल में, मेरी हम्बल ओपिनियन में, इस तरह कोई नाम नहीं रखते, कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, देन इट साउंड्स लाइक अ वॉर। तो ये जो आई लुक एट इट डिफरेंटली। देखें, इस पर पीटीआई को भी एतराज़ था और मौलाना फजलुर रहमान को भी कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक सॉवरन मुल्क है उससे ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। नहीं, वो एक्शन लेना चाहिए और माजी में भी। लेकिन उसमें मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि सम टाइम जो इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, ये एक अगले जो मुल्क है उसको मैसेजिंग भी की जाती है। तो जो मेरा मानना है, जो मुझे पता है कि ये एक मैसेजिंग की जा रही, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली कोशिश पहले भी करता रहा है। वो एक वाज़े पैगाम पाकिस्तान उनको देना चाह रहा है ताकि अगली साइड को ये एहसास हो कि अगर पाकिस्तान में अगर इसी तरह की दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान खामोश तो नहीं बैठेगा। तो उनको पाकिस्तान एक मैसेज दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कैलकुलेटेड स्टेटमेंट दी गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि शायद हो सकता है कि कल ही हम ये कार्रवाई करेंगे। ठीक है, वो जो ख्वाजा आसिफ की वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट है वो उसकी समझ आ रही है, बट उस स्टेटमेंट को इसलिए दिया जा रहा है कि एक जो हुकूमत से गलती हुई है, एक ऑपरेशन लॉन्च करने का उन्होंने ऐलान कर दिया, उसको जस्टिफिकेशन लग रही है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक्शन लेना भी अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो उसको एक अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम तो शायद ना दें, वो तो कुछ और ऑपरेशन होगा। लेकिन वो फिर नाम, क्योंकि जो उसकी वजह इंस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान में बढ़ रही है, बट नेवरदलेस ये एक बहुत बड़ा आई थिंक पाकिस्तान के लिए चैलेंज है दहशतगर्दी वाला, और जो खास करके अक्रॉस द बॉर्डर जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, अब पाकिस्तान उससे कैसे हैंडल करता है, ऑफ कोर्स ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।